जय हिंद दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत के अंतर्गत चैप्टर 15 देखेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। इसके अंतर्गत हम लोगों को दक्षिण भारत का इतिहास, इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे। दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो 100 ईस्वी से लेकर के 12 ईस्वी तक माना जाता है। आज हम लोग को इस पहले पार्ट में संगम काल के बारे में जानना है और संगम काल के अंतर्गत राजनीतिक जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। संगम काल के अंतर्गत 3 यहाँ पे राज्य देखने को मिलते हैं। इसमें एक है चेर, उसके बाद चोल और फिर पांड्य। तो आज हम इस पहले पार्ट में इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो संगम काल है वो 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक का माना जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक मैप है, मैप के अंतर्गत देखते हैं। ये हमारा भारतीय क्षेत्र है, ठीक है। भारत का ये दक्षिणी क्षेत्र है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कृष्णा नदी है। मैप में अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो काफी अच्छे से आपको क्लियर रहेगा जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें देखिए जो दक्षिणतम हम लोग का क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो ऐतिहासिक जो भी कहानियां हैं उससे जो फोकस पॉइंट जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट्स है, केवल हम लोग को उसी को पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैप आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो चेर राज्य है ये अभी वर्तमान में यहाँ पे देखेंगे केरल राज्य है। तो यहाँ पे जो ये क्षेत्र है इसी क्षेत्र के अंतर्गत ये चेर राज्य स्थित था इतिहास में। और ये जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ पे पांड्य राज्य, ये पांड्य राज्य का ये क्षेत्र है। उसके बाद से यहाँ पे चोल साम्राज्य आप देख सकते हैं, ये अपना आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हम लोग मैप में देख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं इसी के अंतर्गत। देखिए संगम काल के बारे में हम लोग समझते हैं कि संगम काल किसे कहा जाता है। संगम काल का यहाँ पे एक तरीके से संगम जो मेन जो संगम है इसका मतलब ये होता है कि जितने भी कवि जो हैं, जो साहित्यिक रचनाकार हैं, वो लोग एक जगह पे मिलते हैं, ठीक है। एक जगह पे वो लोग सभी मिलते हैं, एक तरीके से उनका परिषद होता है। जैसे परिषद के अंतर्गत सभी लोग आते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे सभी एक साहित्यिक लोगों का या फिर कवियों का एक तरीके से सम्मेलन होता है, मिलना होता है। वहां पे एक तरीके से जो भी अपना कविताएं जो भी लिखे हुए, जो साहित्य लिखे हुए हैं, वो लोग वहां पे एक तरीके से क्या होता है कि सभी अपना अपना जो साहित्य है, कवि है, उस चीज को, कविताएं हैं, उसको वहां पे प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से ये जो सम्मेलन होता है इसी को हम लोग संगम, एक तरीके से सम्मेलन कहते हैं। और ये जो जिस समय में हुआ उसी को हम लोग संगम काल कहते हैं। तो संगम काल के अंतर्गत 3 संगम हुए हैं, हम लोग उसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, उसको देखेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए संगम काल का समय जो है वो 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और जो यहाँ पे भारत के सुदूर दक्षिण के तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ दक्षिणतम जो भूभाग है प्राचीन काल में, यहाँ पे तमिलकम इसको कहते थे या फिर तमिलहम कहते थे, ठीक है। इस नाम से भी ये जाना जाता था। ये किसके बारे में है? हमारे भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है हम लोग देखे थे उसी के बारे में है। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें संगम साहित्य से प्राप्त होता है। यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में जितने भी साम्राज्यिक जो भी राजनीतिक इतिहास जो है उन सब के बारे में यहाँ पे संगम साहित्य से प्राप्त होता है। एक तरीके से जानकारी प्राप्त होता है कि वहाँ पे किनका साम्राज्य था, उन्होंने किस तरीके से शासन किया। संगम का अर्थ तमिल कवियों का संघ, परिषद अथवा गोष्ठी से है जिसे राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था। इन्हीं कवियों द्वारा तमिल साहित्य रचा गया जो संगम साहित्य के नाम से भी प्रचलित हुआ। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि संगम काल या फिर संगम साहित्य क्या होता है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं अब। देखिए संगम काल के अंतर्गत यहाँ पे जो रचनाएं हैं और साथ ही जो 3 संगम काल हुए, जो 3 संगम हुए, उनके बारे में भी हम लोग को जानकारी रखना है। तो देखिए सबसे प्रथम जो संगम हुआ यहाँ पे, उसके अध्यक्ष आपको याद रखना अगस्त्य ऋषि थे और जो संरक्षक थे वो पांड्य शासक थे। तो पांड्य शासकों के द्वारा ही ये जो तीनों संगम सम्मेलन हुए उनका संरक्षण किया गया। और ये मदुरै स्थल जो है यहाँ पे ये प्रथम संगम हुआ था। द्वितीय संगम के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इसमें भी
अगस्त्य ऋषि हैं, ये अध्यक्ष हैं, और पांड्य शासक ही हैं यहाँ पे संरक्षक। और स्थान जो है यहाँ पे चेंज है, स्थान यहाँ पे है कपाटपुरम। तृतीय यहाँ पे संगम देखेंगे, जिसके अंतर्गत जो अध्यक्ष हैं वो है यहाँ पे नक्किर, और संरक्षक पांड्य शासक ही हैं। और प्रथम स्थल जो है यहाँ पे, जो हम लोग पहले देखे थे मदुरै, यहाँ पे तृतीय जो संगम हुआ इसमें भी मदुरै ही है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। देखिए संगम काल के अंतर्गत ही यहाँ पे और एक साहित्य है। देखिए ये टोल्कापियम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है तमिल साहित्य के अंतर्गत। ये सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से साहित्य माना जाता है, और इसके जो रचनाकार है यानी कि जो लेखक हैं वो हैं टोल्कापियर, तो इनको याद रखेंगे। और एक और यहाँ पे साहित्य है शिल्पादिकारम, इनके जो रचनाकार हैं वो हैं इलांगो आदिगल। तो ये जो दो साहित्य याद रखेंगे। ये जो साहित्य है ये शिल्पादिकारम, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है आपको। ठीक है, और ये जो तमिल के जो प्रमुख यहाँ पे होते हैं, एक तरीके से उनके देवता माने जाते हैं प्रमुख, तो उनको तमिल में मुरुगन कहा जाता है। और ये जो मुरुगन है ये कौन है, ये है कार्तिकेय। ठीक है, इसको स्कंद भी कहा जाता है और कार्तिकेय। यहाँ पे चित्र भी ये बनाया हुआ देख सकते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं अब। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों, चेरों, चोलों और पांड्यों का शासन था। और ये कहाँ पे था, कृष्णा नदी के दक्षिण में। तो याद रखेंगे, आपको याद रखना है दक्षिण में जो कृष्णा नदी है उसी के दक्षिणी क्षेत्र में ये तीनों राज्य स्थित थे। यहाँ पे मैप में एक बार और देख सकते हैं आप, यहाँ चेर है, ये पांड्य है, और ये है चोल। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे चेर राज्य के बारे में देखना है। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से हम लोग को जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेर राज्य के बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। देखिए संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर था। याद रखेंगे, सबसे पहला जो है, सबसे प्राचीन जो है चेर साम्राज्य है। यहाँ पे चेर का अर्थ जो होता था वो है पर्वतीय देश। और पिछले प्राचीन में भी पहले जो है वो केरल को चेर ही कहा जाता था, चेर के नाम से ही जाना जाता था। यहाँ पे चेरों की राजधानी याद रखेंगे वज्जी है, वंजी है, ठीक है। और यहाँ उसी को, या फिर करूर, तो ये दोनों नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। चेरों का जो प्रतीक चिन्ह था यहाँ पे वो था धनुष। तो चेरों का प्रतीक चिन्ह याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इतिहास में जो चेर कवियों ने ये सेन गुटवन है, सेन गुटवन के नाम से एक महान राजा है जो कि चेर राज्य से संबंधित है। इस शेर गुटवन को यहाँ पे लाल चेर के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो लाल चेर किस महान राजा का नाम है, तो शेर गुटवन। ठीक है, और ये जो राजा है वो किससे संबंधित है, तो चेर राज्य से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे। चलिए चेर राज्य के बारे में और देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये कनगी पूजा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कनगी यानी यहाँ पे ये पत्नी पूजा। ठीक है, तो पत्नी पूजा का जो शुरुआत है वो चेरों के द्वारा ही किया गया था, तो याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये याद रखेंगे यहाँ पे चेर साम्राज्य के अंतर्गत ही ये चीज हुआ था। और इसके अंतर्गत किसने शुरू किया था, तो लाल चेर के द्वारा कनगी पूजा की शुरुआत की गई थी। और फिर इसी के एक और शासक, दो शासक बस आपको याद रखना है चेर राज्य के अंतर्गत। एक जो है ये आदिग्यमान है। ठीक है, तो इनके यहाँ पे इनके बारे में याद रखना है कि ये भी एक तरीके से चेर वंश के प्रसिद्ध राजा थे। और इन्होंने जो है दक्षिण भारत में गन्ने की यहाँ पे खेती की शुरुआत करने का एक तरीके से शुरुआत की। ठीक है, इन्हीं को यहाँ पे श्रेय दिया जाता है। तो आदिग्यमान के बारे में आपको ये याद रखना है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया, ये चेर राज्य के अंतर्गत बस हमको इतना ही पढ़ना है। एक बार आपको फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं इसको।
चेर राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो इनका एक तरीके से राजधानी जो है वो है वंजी। हम लोग मैप में यहाँ पे देख चुके हैं, ये है चेर राज्य, केरल का जो क्षेत्र है। तो वंजी इनकी राजधानी थी। प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। शेरगुटवन के नाम से एक प्रसिद्ध राजा जो है वो चेर से संबंधित है, और इन्हीं का नाम क्या है यहाँ पे? लाल चेर। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि जो चेर राज्य हैं या चेर साम्राज्य है, उन्हीं के द्वारा कणगी पूजा की शुरुआत की गई थी, और शुरुआत करने वाले हैं इन्हीं के अंतर्गत लाल चेर। फिर हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा शासक देखा था, जिसके अंतर्गत हमने ये आदिग्यमान को देखा था। आदिग्यमान जो है ये दक्षिण भारत में जो गन्ना होता है उसकी सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले हैं यही है। तो इनके बारे में बस ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो चेर जो राज्य है उसके अंतर्गत इतना हम लोग याद रख सकते हैं, बहुत एकदम सिंपल है, इतना ही हम लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चोल वंश। चोल वंश के बारे में यहाँ पे दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत ही प्रसिद्ध था। जो चोल वंश है उसका आप मैप यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए। ये है चोल वंश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का जो वर्तमान का क्षेत्र है ये चोल वंश है। पांड्यों के शासन, इनका जो उस समय ये पांड्यों के कारण इनका पतन हो गया था। याद रखिए ये चोल वंश है, एक बार फिर से आएगा। तो पांड्य जो थे उन्हीं के कारण से, उन्हीं के दबाव के कारण से इनका एक तरीके से चोल वंश समाप्त हो जाता है, लेकिन 9वीं शताब्दी में इनका फिर से एक तरीके से उदय होता है। तो हम लोग उसको अगले पार्ट में देखेंगे। चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चोल वंश की जो प्रथम जानकारी है वो पाणिनि की रचना यहाँ पे अष्टाध्यायी से मिलती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। इनकी जो राजधानी है यहाँ पे 3 राजधानी थी। ये पहला है ये मंतुर, फिर उरैयूर और तंजावुर। तो ये तीनों जो नाम है इसको याद रखना है आपको। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह जो है वो है बाघ। तो चोल जो वंश है इनका जो प्रतीक चिन्ह रहेगा बाघ रहेगा, आपको याद रखना है। यहाँ पे जो चेर थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, आपको याद रखना है, उनका भी धनुष था। देखिए जो चोल वंश है, चोल वंश के अंतर्गत 2 राजाओं के बारे में याद रखना है। बहुत सारे राजाएं हैं लेकिन हम लोग को उन्हीं के बारे में याद रखना है जो जिससे प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही दक्षिण जो क्षेत्र है उसमें जो राजवंश है बहुत ही कंफ्यूजन भरा है। तो हम लोग को जितना ज़्यादा हो सकता है इजी तरीके से अच्छे से पढ़ करके, इजी भी हो अच्छा भी हो, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो उसी को पढ़ करके हम लोग को आगे बढ़ना है। तो अभी हम लोग चोल वंश के अंतर्गत यहाँ पे 2 शासक देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे करिकाल। सबसे पहले ये शासक है करिकाल। ये चोलों का पहला महानतम शासक थे, और इन्होंने देखिए यहाँ पे याद रखेंगे इनके बारे में, जो कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का इन्होंने बांध का निर्माण करवाया था। साथ ही इनके बारे में ये भी याद रखेंगे कि ये पुहार बंदरगाह, ये कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका निर्माण जो है इन्होंने ही करवाया था। तो करिकाल जो है वो चोल वंश के महानतम शासक हैं। इनके बारे में देखिए किस तरीके से याद रखना है आपको। चोल वंश के महानतम शासक हैं करिकाल, और इन्होंने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का एक तरीके से बांध का निर्माण करवाया था, और साथ ही पुहार बंदरगाह, जिसको कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका निर्माण करवाया था इन्होंने। उसके बाद से यहाँ पे एक और शासक है, वो है, इनका नाम है एलारा। एलारा जो है इन्होंने ये श्रीलंका को इन्होंने जीता था। ठीक है, और उस पर 50 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। तो इनके बारे में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि एलारा जो शासक हैं वो चोल वंश से संबंधित है, और इन्होंने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक वहां पर शासन किया था। आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग पांड्य साम्राज्य के बारे में अब देख रहे हैं। पांड्य साम्राज्य में हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले हम लोग तो इसका मैप देख लेते हैं। ये दक्षिणी क्षेत्र का जो मैप है, तमिलनाडु का जो एरिया है, यहाँ पे ये पांड्य साम्राज्य है। चलिए अब देखते हैं।
पांड्य वंश की प्रथम जानकारी जो है, इनकी जानकारी, पांड्य वंश की जो जानकारी है वो किसमें मिल रही है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का जो यहाँ पे पुस्तक है वो है इंडिका। ठीक है, तो मेगास्थनीज का यहाँ पे जो पुस्तक रहेगा इंडिका, इसमें जानकारी मिलती है पांड्य साम्राज्य के बारे में। पांड्य राजाओं ने ही यहाँ पे तीनों संगमों का आयोजन किया था। हम जब संगम देख रहे थे, संगम काल, उसमें भी हम लोगों ने ये देखा था। तो संगम की जो रचनाएं हम लोग जब तीनों संगम देख रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि पांड्य जो है उन्होंने तीनों जो संगम है उसका संरक्षण किया था। ये पांड्य वंश जो थे वो मातृसत्तात्मक थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, मातृसत्तात्मक का मतलब एक तरीके से मतलब स्त्री का को आगे रखना, ठीक है, ऊपर रखना। तो यहाँ पे ये मातृसत्तात्मक थे। इनका दक्षिण क्षेत्र में आप बहुत लोगों का नाम भी देखेंगे, माता के एक तरीके से नाम से वहाँ पे शुरुआत होता है उनका नाम। तो इस तरीके से जो है काफी अच्छा था यहाँ का शासन, इससे पता चलता है। देखिए, इनकी जो राजधानी थी, पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी मदुरई, या फिर वर्तमान में ये मदुरई जो है ये पांड्य जो साम्राज्य है उनकी राजधानी थी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो है मछली। तो आप याद रखेंगे, पांड्य साम्राज्य की जो प्रतीक चिन्ह था वो था मछली। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसी में। देखिए, पांड्य साम्राज्य के अंतर्गत ही हम लोग को इसमें याद रखना है कि इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो था नोडिवोन। ठीक है, नोडियोन जो था इनका प्रसिद्ध शासक था। बस इसमें थोड़ा सा इतना ही याद रखना है। और इसने जो है ये समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो नोडियोन के बारे में बस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि पांड्य साम्राज्य से संबंधित है ये, और ये एक तरीके से प्रसिद्ध शासक है नोडियोन, और इसी ने समुद्र पूजा की भी शुरुआत की थी। और ये जो राज्य है, ये जो साम्राज्य है, ये पांड्य साम्राज्य, ये मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो प्रश्न यदि आता है कि पांड्य साम्राज्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या फिर इस तरीके से आता है कि कौन पांड्य साम्राज्य में कौन सी चीजें प्रसिद्ध थी, तो आपको याद रखना कि ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। फिर धीरे धीरे करके 5वीं शताब्दी के बाद से पांड्य जो शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती है, और इस तरीके से पांड्य साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो देखिए, बहुत छोटा सा चैप्टर लग रहा है, लेकिन इसको छोटा किया गया है। और साथ ही साथ इसमें यह भी है कि जितना इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने के लायक, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखने के लायक बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, बहुत छोटा सा। उसमें और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग को याद भी रखना है, ताकि वो क्या है, पढ़ें और याद भी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, इनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी पूजा, ठीक है, या फिर पत्नी पूजा जो है, कि यहाँ पे मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, ये कौन थे लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध? ठीक है, ये एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए है एलारा, बी है कारी काले, और सी है यहाँ पे सेनगुटवन, और डी है यहाँ पे नेदुन जनरल आदन। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे रहेगा सेनगुटवन। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है हिंदू धर्म, डी है ईसाई धर्म। हम लोग इसको देखे थे, ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण की जो रचना है सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ये आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है यहाँ पे एतुत गोई, बी है टोल्गापियम, टोल्कापियम, सी है यहाँ पे पादिकिल कनेक्को।
और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है तोल्काप्पियम। हम लोग देखे थे इसको। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, ए है यहाँ पे कदम, बी है चेर, सी है चोल और डी है पांड्य। तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो है कदम। कदम जो है वो कहीं पर भी इस तरीके से साहित्य में इसका वर्णन नहीं है, बाकी चेर चोल और पांड्य इनका वर्णन है। तो बस इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। दक्षिण का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में तीनों संगमों का यहाँ पे आयोजन किया गया था? आपको याद है? ऑप्शन ए है चेर, बी है चोल, सी है पांड्य और डी है पल्लव। तो इसका सही आंसर होगा पांड्य। अगला प्रश्न देखते हैं, पुहर या फिर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है करिकाल, बी है सेनगुटवन, सी है यहाँ पे नेंडुजेलियन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए कारिकाल। ये आखिरी प्रश्न है अपना, वैदिक देवता के यहाँ पे सदृश्य है। ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है ब्रह्मा, बी है विष्णु, सी है महेश और डी है स्कंद या कार्तिकेय। तो कौन है यहाँ पे? स्कंद या कार्तिकेय। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। ये पहला पार्ट है। इसी का हम लोग दूसरा पार्ट भी इसमें हम लोग देखेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।